आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कल की क्लास में कर रहे थे करंट अफेयर के अंतर्गत कि नई व्यापार नीति हमारी जो है वो क्या है, इसको मेट पॉलिसी और इसको मेट लिस्ट के बारे में भी आपने देखा। आज हम लोग कई और महत्वपूर्ण चीज़ों पर करंट अफेयर्स को अपडेट करेंगे। एक तो जो रुपये का, भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उपयोग के प्रचलन की बात है, उसको समझेंगे। दूसरा कृषि में एमपी मॉडल जो आईएमएफ ने जिसकी प्रशंसा की है वो क्या है। तीसरा बाजरा क्रांति को भी हम लोग समझेंगे, अर्थात इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले तो जो है पहले सारी बातों को समझा जाए। देखिए, एक तो है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। पहला विषय हम लोग लेके चलेंगे, आज के करंट अफेयर के विषय क्या रहेंगे। करंट अफेयर बीपीएससी मीन्स, तो आज का विषय रहेगा रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण। ये बहुत चर्चा में है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। इसके बाद दूसरी चीज समझना है कृषि का एमपी मॉडल। ये आईएमएफ के द्वारा चर्चा में लाया गया है। कृषि का एमपी मॉडल मतलब मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल, इसको नाम दिया गया है कृषि का एमपी मॉडल। कृषि का मध्य प्रदेश मॉडल, ये बहुत चर्चा में है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और मोटे अनाज की क्रांति, मोटे अनाज, भारत में मोटे अनाज की क्रांति, भारत में मोटे अनाज की क्रांति, या इसी को बाजरा क्रांति भी, बाजरा क्रांति, क्योंकि मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, तो जिसमें बाजरे की भूमिका ज्यादा है, इसीलिए इसको बाजरा क्रांति के नाम से। तो पहले इन तीनों करंट अफेयर्स के पार्ट को हम लोग देखेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है, अर्थात रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या तात्पर्य है, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि क्या है, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ और चुनौतियां क्या है। तो पहला टॉपिक ले, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, पहला पॉइंट क्या है, दूसरा इसकी पृष्ठभूमि, तीसरा रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ, इससे लाभ क्या है, चौथा चुनौतियां क्या है, चुनौतियां क्या है। ये चार बिंदुओं के तहत इस करंट अफेयर को आप देखें, ये बहुत अधिक चर्चा में है। तो सबसे पहली बात तो रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है। जब, ध्यान से सुनेंगे, जब भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन देन में बड़े स्तर पर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, तो वही रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान से सुनेंगे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान से सुनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं अन्य लेन देन में रुपये के उपयोग को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं अन्य लेन देन में
रुपये के उपयोग को ही, रुपये के उपयोग को ही रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं अन्य लेन देन में रुपये के उपयोग को ही रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। यह एक प्रकार से रुपये को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही आगे चल करके लिख लेंगे कि यही आगे चल करके रुपये को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही आगे चल करके रुपये को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत ध्यान से एक एक बिंदु को आप नोट करते जाएंगे, सारे बिंदुओं को आप नोट करते रहेंगे कि भाई रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ है। तो भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं अन्य लेन देन में उपयोग को ही रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। जुलाई 2022 में सबसे पहले आरबीआई ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग और लेन देन को अनुमति दी। तो आप लिख लेंगे कि जुलाई 2022 में आरबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये को व्यापार या अन्य लेन देन में उपयोग के लिए अनुमति दी गई। जुलाई 2022 में आरबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपये को व्यापार या अन्य लेन देन में उपयोग के लिए अनुमति दी गई। और मार्च 2023 तक 18 देशों में रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए, रुपये के व्यापार में उपयोग के लिए बोस्ट्रो अकाउंट खोल दिया गया। और मार्च 2023 तक 18 देशों में रुपये के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग के लिए बोस्ट्रो अकाउंट खोल दिया गया। बोस्ट्रो अकाउंट पर मैंने संवाद श्रृंखला में एक वीडियो बनाया है, तो बोस्ट्रो अकाउंट को आप संवाद सीरीज में जाके देख लीजिएगा। और वैसे नहीं तो जरूरत ही नहीं आपको है, क्योंकि पीटी का कोई बात तो है नहीं। बोस्ट्रो अकाउंट, बोस्ट्रो खाता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग के लिए बोस्ट्रो अकाउंट खोल दिया गया। तो ये आपने लिख लिया कि भैया रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन
ऑफ इंडियन रूपी। अब आप ये देखिए, तो हम लोगों ने क्या है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण ये जान लिया। अब रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कैसे, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का बैकग्राउंड कैसे बना, जरा ध्यान दें। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का बैकग्राउंड बनाया है रूस यूक्रेन युद्ध ने। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और रूस के ऊपर पूरे अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा बैन कर दिया गया, जिसके नाते रूस किसी के साथ डॉलर का उपयोग नहीं कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में भारत ने जब रूस से पेट्रोलियम खरीदना शुरू किया तो यह समस्या आई कि भाई डॉलर का उपयोग भारत नहीं कर सकता, तो फिर भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ कि हम लोग रुपए या रूबल का आपस में उपयोग करेंगे। और इसी के साथ एक तरीके से देखा जाए तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक बड़ी पहल हुई, क्योंकि रूस से हम बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंगाने लगे। इसके साथ ही साथ श्रीलंका में एकाएक जो है समस्या आई, आर्थिक संकट का दौर आया। श्रीलंका को हमारी सहायता की जरूरत थी और हमने ये सहायता भारतीय रुपए में दी और उसने भारत के साथ जो है अपने लेन देन को भी हम भारत और श्रीलंका के बीच में रुपए, तो ये दो घटनाओं ने पृष्ठभूमि बनाने का काम किया। बाकी बहुत सारी चीज, और इसके बाद अब नई व्यापार नीति में इसको अनुमति दे दिया गया। तो देखिए 3-4 घटनाओं ने इसकी भूमिका पूरी तरीके से बनाई है और जो है इस तरह देखिए। तो अब लिखिए पृष्ठभूमि, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कैसे बना है। पहला तो रूस यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध के नाते, पहला रूस यूक्रेन के युद्ध के नाते रूस के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध लगाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के नाते रूस के ऊपर अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंध लगाया गया। यूरोपीय प्रतिबंध लगाया गया, जिसके नाते रूस डॉलर और यूरो का उपयोग नहीं कर सकता। और इसी संदर्भ में जानते हैं भारत के द्वारा जो है भारतीय रुपये में उसके साथ पेट्रोलियम के आयात को शुरू किया गया। इसी दौर में भारत रूस के बीच रुपये के उपयोग पर सहमति बनी। इसी दौर में भारत रूस के बीच रुपये के उपयोग पर सहमति बनी। रुपये के उपयोग पर सहमति बनी। एक घटना जानते हैं ये सहायक रही। इसके अलावा श्रीलंका के आर्थिक संकट, दूसरा लिखेंगे श्रीलंका की आर्थिक संकट आर्थिक संकट के दौर में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौर में भारत ने रुपये में सहायता एवं लेन देन संभव बनाया।
सहायता एवं लेन देन को संभव बनाया। अच्छा, चीन भी लगातार चीन और रूस भी डॉलर को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट आपने लिख लिया। अब 2 पॉइंट अगले पेज पे लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, चीन एवं रूस द्वारा डॉलर के उपयोग के लिए अन्य देशों को हतोत्साहित किया जा रहा है। अन्य देशों को हतोत्साहित किया जा रहा है। हतोत्साहित किया जाना, 35 देशों को, कम से कम 35 देशों ने डॉलर के बजाय रूबल या जो है रेनमिनबी के उपयोग के लिए सहमति जताई। आप समझ सकते। और चौथा, नई व्यापार नीति में, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में भारत के द्वारा रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुमति दी गई। रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुमति दी गई है। नई विदेश व्यापार नीति 2023 में भारत के द्वारा रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुमति दी गई है। हाँ, निश्चित रूप से ब्रिक्स करेंसी की भी बात है। और ब्रिक्स देशों के बीच ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव, ये सब भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायक हुए। ये सब भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायक हुए। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायक। अब भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ क्या है? भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायक, तो चीन एवं रूस द्वारा डॉलर के उपयोग अन्य देशों को हतोत्साहित करना, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में, और ब्रिक्स के देशों के बीच ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया क्या है और पृष्ठभूमि। अब इससे लाभ क्या है? रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ, तो रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ क्या है? रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से लाभ क्या है? पॉइंट वाइज देखेंगे। पहली बात तो जो है, पहला पॉइंट जो है लेन देन के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जितना लेन देन होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लागत का कम होना। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लागत का कम होना। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लागत, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लागत का कम हो जाना, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लागत का कम हो जाना, या लागत में कमी को लाना, लागत में कमी लाना संभव। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लागत में कमी लाना संभव है। कैसे लागत में कमी लाना संभव है? क्योंकि अभी जानते मुद्रा के विनिमय, ध्यान से सुनेंगे, करेंसी कन्वर्जन में भी पैसा जाता है। करेंसी कन्वर्जन की भी एक लागत है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए
करेंसी कन्वर्जन करना पड़ता है। करेंसी कन्वर्जन, करेंसी को रूपांतरित करना होता, करेंसी में रूपांतरण करना होता। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए करेंसी कन्वर्जन करना पड़ता है। इसमें कमीशन देना पड़ता है, इसमें कमीशन देना पड़ता है और समय भी लगता है, और समय भी लगता है। तुरंत करेंसी कन्वर्ट नहीं हो जाती, तुरंत करेंसी को कन्वर्ट करना संभव नहीं हो पाता, तुरंत करेंसी को कन्वर्ट करना संभव नहीं हो पाता है। कल की भी क्लास ऐप पर है, आप एक बार दोबारा देख लेंगे, ऐप पर है, क्योंकि कुल 400-500 लोग हैं जिन्होंने जो 67 और 68, तो सबको दिख रहा है। जिसको किसी को दिक्कत है तो वो ऑफिस में कॉल कर सकता है। कल की क्लास है, वो एक बार आप देख लीजिएंगे, ध्यान नहीं दिया होगा आपने। दूसरा जो है, पहला पॉइंट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लागत में कमी लाना संभव। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के निपटान का त्वरित समाधान होगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का त्वरित निपटान होगा, लेन देन का त्वरित निपटान संभव। अपनी मुद्रा में है तो निपटान, लेन देन में त्वरित निपटान संभव, अपनी मुद्रा में अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मुद्रा में अपनी सुविधा के अनुसार संभव है। तो ये भी दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा मुद्रा के उतार चढ़ाव में जो बहुत ज्यादा मुद्रा डॉलर की तुलना में ज्यादा हो रही है, कम हो रही, $1 में 82 रुपया, तो कभी $1 में 83 हो जाता है, कभी 80 हो जाता है, तो मुद्रा के उतार चढ़ाव में कमी लाना संभव। मुद्रा के उतार चढ़ाव में कमी लाना संभव, मुद्रा के उतार चढ़ाव में कमी लाना संभव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना संभव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना संभव। कई बार टेक्निकलिटी के नाते, जटिलता के नाते व्यापार नहीं हो पाता, तो जटिलता खत्म, इससे व्यापार की जटिलता कम होती है, इससे व्यापार में जटिलता कम होती है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। अच्छा, मूल्य पारदर्शिता, मूल्यों में पारदर्शिता आएगी, करेंसी का जो रियल मूल्य है, करेंसी के मूल्य में पारदर्शिता लाना संभव, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना संभव। आप कहेंगे ये कैसे संभव, क्योंकि अभी सब कुछ डॉलर की तुलना में, कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाएगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता रहता है, अभी अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, अभी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से भी मुद्रा प्रभावित होती रहती है, मुद्रा प्रभावित होती रहती है, तो इसको रोकना संभव होगा। इसमें रोक संभव होगी, इसमें रोक संभव होगी, इसमें रोक संभव होगी। छठा पॉइंट,
आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा रखने की लागत भी कम हो जाएगी। अभी क्या है कि हमको विदेशी मुद्रा जबरदस्ती रखना पड़ता है। जब मुद्रा का ही चलन हो जाएगा तो विदेशी मुद्रा भंडार के रखरखाव की लागत घटेगी। तो विदेशी मुद्रा की रखरखाव की लागत घटेगी। विदेशी मुद्रा के रखरखाव की लागत घटेगी। अच्छा, भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी। भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी। भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी। और भारत सरकार ने लक्ष्य भी रखा 2047 तक भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में कन्वर्ट कर देना। बड़े स्तर की जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है उसमें। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा, 2047 तक भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना। 2047 तक भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना। भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना। तो भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना भी संभव होगा। अब रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है? अब रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से चुनौतियां क्या? लाभ तो देख लिया हमने, अब चुनौतियां। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से चुनौतियां। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से चुनौतियां। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से चुनौतियां क्या है? पहली चुनौतियां ध्यान से सुनेंगे कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने से भारतीय पूंजी पर विदेशी नियंत्रण बढ़ेगा। भारतीय पूंजी पर विदेशी नियंत्रण बढ़ेगा। क्योंकि रुपए, जैसे डॉलर जिसके पास है अमेरिका पे उसका नियंत्रण है, अमेरिकी पूंजी पर उसका नियंत्रण है। ऐसे रुपया जिसके पास होगा भारतीय पूंजी पर उसका एक तरीके से नियंत्रण होगा, क्योंकि भारत में वो चीजें खरीद सकता है ना, है कि नहीं? तो रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, चाइना की करेंसी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुका है ना, है कि नहीं? रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने पर रुपए का भंडार दूसरे देशों के पास भी होने लगेगा, जिससे वो भारत में कोई भी चीज खरीद सकते हैं। किसको क्या पता कौन खरीद रहा है? रुपया है तो कोई भी खरीद सकता है, जिससे भारतीय पूंजी में विदेशी दखल बढ़ेगी। एक तो ये पॉइंट है कि भारतीय पूंजी पर विदेशी नियंत्रण बढ़ेगा। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, दूसरी, विनिमय दरों में अस्थिरता आएगी। अभी रुपए की दर उतना ज्यादा जानते हैं, तो विनिमय दरों में, रुपए के विनिमय दरों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से फिर निर्धारित होने लगेगा, रुपए के विनिमय दरों में अस्थिरता
भी आ सकती है, आ सकती है। रुपए के विनिमय दरों में अस्थिरता आ सकती है कि नहीं? इसलिए आ सकती है कि अभी भारतीय कारण प्रभावित करते हैं, फिर वैश्विक कारण प्रभावित करने लगेंगे। है कि नहीं? अभी चाइना का टॉप मोस्ट, चाइना तो 2041 चाहता है, 2035 से 41 के बीच में, वो अलग देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा भारत में अभी क्या है, ध्यान सुनेंगे। अभी तो आरबीआई रुपए के संदर्भ में नियंत्रण बीच बीच में करता रहता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानते चलन हो जाएगा तो आरबीआई का काम और पेचीदगी भरा हो जाएगा और कठिन हो जाएगा। बहुत बढ़िया और वातावरण बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, आरबीआई भारत के आंतरिक परिस्थितियों के स्तर पर मुद्रास्फीति और सब चीज देखता रहता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय चीजों को ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। तो आरबीआई के ऊपर जानते हैं भार बढ़ेगा, आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार रुपए और विनिमय दरों, ब्याज दरों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को, आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। फेक करेंसी की भी चुनौती बढ़ेगी। वेरी गुड। फेक करेंसी का भी, जाली फेक करेंसी, जाली मुद्रा की समस्या बढ़े। आप कहेंगे डॉलर का क्यों नहीं होता? फिर डॉलर उस लेवल पे प्रिंटिंग, उस लेवल पे काम होता है, सॉफ्टवेयर उसमें वैसे है, भारत को भी काम करना पड़ेगा ध्यान से। जाली मुद्रा की भी चुनौती बढ़ेगी, जाली मुद्रा की भी, जाली मुद्रा की चुनौती बढ़ेगी, चुनौती बढ़ेगी। वेरी गुड। जाली मुद्रा की भी चुनौती बढ़ेगी। अच्छा, फिर जानते हैं इससे एक नई तरीके की होड़ होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए करेंसी वार की भी समस्या आएगी, जैसे भी डॉलर को लेकर के चुनौती रहती। तो अगला पॉइंट लिखिए, आगे चलकर करेंसी वार की, करेंसी युद्ध की, चाइना भी जानते हैं हमको टक्कर देगा ना, करेंसी वार की चुनौती भी उत्पन्न हो सकती है, करेंसी वार की भी चुनौती हो सकती है। और अभी रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए बहुत सारी पहल बाकी है, वो सब प्रयास नहीं हो पाया है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए और अधिक पहल की आवश्यकता, और अधिक पहल की आवश्यकता है। तो ये सारे पॉइंट आपने लिख लिया, नोट कर लिए फटाफट। अब भारत के रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ और चुनौतियां, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ एवं चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्या लाभ एवं चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, चर्चा कीजिए। भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ एवं चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं,
चर्चा कीजिए। भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ एवं चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या रुपए के वैश्विक मुद्रा के रूप में, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित होने के क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, चर्चा कीजिए। क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, चर्चा कीजिए। हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। वो इकोनॉमी के अंदर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे संदर्भों में महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन उसको भी तैयार रखने की जरूरत है। अब एक चीज जानते हैं जो बहुत चर्चा में है, वो है कि एक जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, आईएमएफ के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट की कृषि का एमपी मॉडल क्या है। तो देखिए, हम लोगों ने ये पॉइंट कर लिया। अब दूसरा है कृषि का एमपी मॉडल। ये आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इस टर्म का प्रयोग किया गया कि कृषि का एमपी मॉडल। आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश कृषि के मामले में लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। न केवल अनेक फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान आ रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अधिक है, 7.3% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट जो है उससे बहुत ज्यादा है। साथ ही जैसे भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18-19% के आसपास है, लेकिन एमपी के जीडीपी में कृषि का स्थान 40% है। और साथ ही साथ निर्यात में, भारत के निर्यात में भी एमपी की बड़ी भूमिका है। और एमपी में इतनी ज्यादा उन्नति कृषि की कैसे हुई, ये चर्चा जानते पूरी दुनिया में है। इस नाते इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। तो आप जरा अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, कृषि का एमपी मॉडल। तो हेडिंग डालिए आप, कृषि का मध्य प्रदेश मॉडल। मध्य प्रदेश मॉडल, एमपी मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर। एमपी मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर। एमपी मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, कैसे संभव हुआ, कैसे संभव हुआ, इससे लाभ क्या है और चुनौतियां क्या है इसमें, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। कृषि का एमपी मॉडल क्या है, कृषि का एमपी मॉडल क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, कृषि का एमपी मॉडल कैसे संभव हुआ, जरा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। देखिए, एमपी लगातार कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। न केवल कृषि के क्षेत्र में एमपी में उत्पादकता बढ़ रही है, फसल गहनता बढ़ रही है, बल्कि एमपी के किसानों के आर्थिक स्थिति में भी बड़े स्तर पर सुधार हो रहा है। और भारत के कृषि व्यापार और निर्यात में भी एमपी बहुत बड़े स्तर पर योगदान दे रहा है, जिसके नाते इसकी चर्चा आप जानते हैं बड़े स्तर पर होने लगी है। इसी को एमपी के कृषि मॉडल के रूप में जाना जाता है। एमपी ने इस क्षेत्र में कैसे उपलब्धि प्राप्त की, एमपी ने फसलों के विविधीकरण से कृषि क्षेत्र को बेहतर किया है। तो पहले क्या है, इस बात पर आते हैं। तो
एमपी के द्वारा कृषि क्षेत्र में एमपी द्वारा कृषि क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बेहतर प्रदर्शन को एमपी के कृषि मॉडल के नाम से जाना जा रहा है। यह सफलता कृषि में फसलों के विविधीकरण से संभव हुई है। यह सफलता कृषि में फसलों के विविधीकरण से संभव हुई है। फसलों के विविधीकरण से संभव हुई है, या यह सफलता कृषि में फसलों के विविधीकरण से मिली है। फसलों के विविधीकरण से मिली। यह सफलता फसलों के विविधीकरण से मिली। पहले इतनी बात को आप लिख लीजिए, फसलों के विविधीकरण से मिली। नोट करिए फटाफट। फटाफट नोट करें आप। ये फसलों के विविधीकरण से संभव हुई। फसलों का व्यापक विविधीकरण हुआ है और जो इस तरीके से लाभ का कारण बना है, यही लाभ का कारण बना है। और इसी से जानते हैं इस नाम की चर्चा हो रही है कि भाई क्या है एमपी का कृषि मॉडल, क्या है एमपी का कृषि मॉडल। यहीं से जानते इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए, जरा ध्यान दें। देखिए, कृषि समृद्धि दर भारत की 2022-23 में 3.5% है, लेकिन आप एमपी की देखेंगे तो 2022-23 में यह 7.3% है। यह 7.3%, ये राष्ट्रीय औसत के दुगने से भी अधिक है। यह समृद्धि दर भारत के राष्ट्रीय औसत, भारतीय कृषि के राष्ट्रीय औसत के दुगने से भी अधिक है। यह भारतीय कृषि के दुगने से भी अधिक है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहां पर जो है सफलता मिली है, कितनी बेहतर स्थिति है।
अब देखिए एमपी के कृषि मॉडल की सफलता, एमपी के कृषि मॉडल की सफलता के कारण कई चीजों के उत्पादन में जानते हैं एमपी का पहला स्थान आ चुका है। अगर आप देखेंगे टमाटर, लहसुन, संतरा, दाल, टमाटर, लहसुन, संतरा, दाल, ध्यान से सुनेंगे, संतरा, दाल, चना, सोयाबीन, चना, सोयाबीन, इसमें जानते हैं एमपी का पहला स्थान, एमपी का पहला स्थान। गेहूं में एमपी का दूसरा स्थान, सेकंड स्थान एमपी का, और दूध के उत्पादन में तीसरा स्थान, एमपी देखिए कैसे लगातार आगे बढ़ रहा है। यहां गेहूं में दूसरा स्थान, दूध में तीसरा स्थान, गेहूं में, दूध में तीसरा स्थान। अब एमपी में कृषि के क्षेत्र में इस सफलता के लिए फसलों के विविधीकरण को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। यहां एक लाइन लिख लीजिएगा कि एमपी के कृषि मॉडल, एमपी के कृषि मॉडल में सफलता के लिए, एमपी के कृषि मॉडल में सफलता के लिए फसलों के विविधीकरण, फसलों के विविधीकरण को जिम्मेदार माना जा रहा है। फसलों के विविधीकरण को जिम्मेदार माना जा रहा है। एमपी के कृषि मॉडल में सफलता के लिए फसलों के विविधीकरण को जिम्मेदार माना जा रहा है। फसलों का विविधीकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो एमपी का कृषि मॉडल क्या है, यही है। अब ये कैसे संभव हुआ और इसकी विशेषताएं, एक पॉइंट यहां और जोड़ लीजिए, बल्कि ये चौथा पॉइंट बना लेंगे, ये पांचवा। एमपी की कृषि मॉडल की विशेषताएं भी आपको पता है। एमपी के कृषि मॉडल की विशेषताएं भी जानते हैं, आप लिख लेंगे, मतलब 3 पॉइंट हो जाएगा। क्या है, तो एमपी के द्वारा कृषि क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी प्रदर्शन को एमपी के कृषि मॉडल के नाम से जाना। यह सफलता कृषि क्षेत्र में फसलों के विविधीकरण से कैसे संभव हुई। दूसरा लिखिए, एमपी के कृषि मॉडल की सफलता कैसे संभव हुई। एमपी के कृषि मॉडल में सफलता कैसे संभव हुई, एमपी कैसे इतना आगे बढ़ा, अर्थात कैसे उसको सफलता मिली, क्या किया उसने। तो पहले फसलों का विविधीकरण किया, फसलों का विविधीकरण किया, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का विविधीकरण किया। फसलों का विविधीकरण, जैसे अनाज की फसलों, अनाज की फसल, दाल की फसल, मोटे अनाज की फसल, दलहन, तिलहन, बागवानी, बागानी,
पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सबको बढ़ावा दिया, सबको बढ़ावा दिया, सबको बढ़ावा दिया। पहला तो फसलों के विविधीकरण को संभव बनाया, किसानों के प्रशिक्षण और मृदा परीक्षण। देखिए, किसानों को हर प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई, सहायता उपलब्ध कराई, सहायता उपलब्ध कराई। मृदा परीक्षण, मृदा परीक्षण में, मृदा परीक्षण में किसानों के प्रशिक्षण में, किसानों के प्रशिक्षण में कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर, कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर, कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर के और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवा करके, उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवा करके, उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवा करके। अगला पॉइंट, सिंचाई क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ा करके। अगला पॉइंट लिखिए, सिंचाई क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ा करके, लगभग दोगुना कर दिया। सिंचाई क्षेत्र को बढ़ा करके कृषि निर्यात को बढ़ावा दे करके ब्याज मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण, किसानों ब्याज मुक्त ऋण लोन उपलब्ध करवा करके, उपलब्ध करवा करके, ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवा करके और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करवा करके, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करवा करके दूर दराज के क्षेत्रों में कम से कम 10 घंटा न्यूनतम बिजली है। दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में कम से कम 10 घंटे बिजली उपलब्ध करा करके, उपलब्ध करा करके 10 घंटे बिजली उपलब्ध करा करके कृषि यंत्रों, कृषि तकनीकी को बढ़ावा दे करके, बढ़ावा दे करके कृषि तकनीकी, कृषि यंत्रों को बढ़ावा दे और आपदा आने पर, कृषि में आपदा की स्थिति में किसानों को सहायता दे करके, कृषि में आपदा होने की स्थिति में सहायता दे करके कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे करके, कृषि आधारित
उद्योगों को बढ़ावा दे करके, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो ये कैसे संभव हुई, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार हैं, जो आईएमएफ का ही विश्लेषण है और कई और अन्य विद्वानों का। तो ये हम लोगों ने देखा। दूसरा, तीसरा, एमपी के कृषि मॉडल की विशेषताएं। एमपी के कृषि मॉडल की विशेषताएं, एमपी के कृषि मॉडल की विशेषताएं, एमपी के कृषि मॉडल की विशेषताएं। नंबर 1, पहली विशेषता है उच्च कृषि वृद्धि दर को संभव बनाना। 2022-23 में 7.3% की दर, उच्च कृषि समृद्धि दर को संभव बनाना। कृषि जीडीपी, राज्य के कृषि जीडीपी में, राज्य के कृषि जीडीपी में बड़ा योगदान सुनिश्चित करना। 40% कुल जीडीपी का, 40% कुल जीडीपी का कृषि क्षेत्र में एवं फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। कृषि क्षेत्र में एवं फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। सिंचाई क्षमता का दुगना विस्तार, सिंचाई क्षमता का दुगना विस्तार, सिंचाई क्षमता का दुगना विस्तार। 24% से बढ़ा करके 45.3% तक ले जाना। और कई कृषि उत्पादों में शीर्ष उत्पादन करना। कई कृषि उत्पादों में शीर्ष स्तर का उत्पादन सुनिश्चित करना, उत्पादन सुनिश्चित करना। कई कृषि उत्पादों में शीर्ष स्तर का उत्पादन सुनिश्चित करना। कई कृषि उत्पादों में शीर्ष स्तर का उत्पादन सुनिश्चित करना। कई कृषि उत्पादों में शीर्ष स्तर का उत्पादन सुनिश्चित करना। शीर्ष स्तर का उत्पादन सुनिश्चित करना। अब एमपी के कृषि मॉडल से लाभ क्या हुआ है और इसमें चुनौतियां क्या है। तो एमपी के कृषि मॉडल से लाभ, कुछ लाभ तो जानते वही है जो विशेषताओं में देख रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट, कृषि समृद्धि दर को बढ़ावा, कृषि के योगदान
को बढ़ावा, किसानों की आय में वृद्धि, किसानों की आय स्तर एवं जीवन स्तर में वृद्धि, किसानों के आय स्तर एवं जीवन स्तर में वृद्धि, छोटे और सीमांत, छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ, क्योंकि कृषि का विविधीकरण हुआ है, इससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हो रहा है। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता की दशा बनाना, आर्थिक स्थिरता की दशा बनाना, आर्थिक स्थिरता की दशा बनाना, कृषि उत्पादन में विविधता लाना, कृषि उत्पादन में विविधता लाना, कृषि निर्यात के अवसरों को उत्पन्न करना, कृषि निर्यात के अवसरों को उत्पन्न करना, और इसके अलावा कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों, किसान कमजोर वर्ग हैं, दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाली आदिवासियां कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और कृषि संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना। नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी किया है। कृषि संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना, पोषण स्तर को बेहतर करना, मतलब संतुलित भोजन की सुविधा हो गई है, वहां दूध का भी उत्पादन हो रहा है, सब्जी का, फलों का, संतुलित भोजन की उपलब्धता, संतुलित भोजन की उपलब्धता। तो एमपी के कृषि मॉडल से आप देख रहे हैं किस प्रकार से लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है। अब चुनौतियां देख लीजिए, एमपी के कृषि मॉडल में क्या चुनौतियां हैं, आखिर एमपी में और क्या हो सकता है। एमपी के कृषि मॉडल में चुनौतियां, आप लिखिए एमपी के कृषि मॉडल में चुनौतियां क्या है। एमपी के कृषि मॉडल में चुनौतियां, अब देखिए, पहली बात तो है कि एमपी में असलाकृति, एमपी में कृषि भूमि एक जैसी नहीं है। एमपी में कृषि भूमि का एक जैसा नहीं होना, एक जैसा नहीं होना, कहीं मैदान है, अधिकतर पठार है, मरुस्थल है, मरुस्थली क्षेत्र भी है, और जानते बीहड़ क्षेत्र है, चंबल का पर्वतीय क्षेत्र भी है। तो भूमि का एक जैसा नहीं होना एक चुनौती तो ये है। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं की कमी, सिंचाई सुविधाएं सभी कृषि बढ़ी तो हैं, सभी कृषि क्षेत्र तक उपलब्ध नहीं है। सिंचाई सुविधा सभी कृषि क्षेत्र तक उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अच्छा, वर्षा में भिन्नता है, प्राकृतिक आपदा की संभावना रहती है, वर्षा में भिन्नता रहती है,
भिन्नता रहती है और प्राकृतिक आपदा की चुनौती का पाया जाना। प्राकृतिक आपदा की चुनौती का पाया जाना, प्राकृतिक आपदा की चुनौती का भी पाया जाना। और बहुत ज्यादा किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, बहुत अधिक संख्या में छोटे और सीमांत किसानों का पाया जाना। बहुत अधिक संख्या में छोटे एवं सीमांत किसानों का पाया जाना। छोटे एवं सीमांत किसानों का पाया जाना। बहुत अधिक संख्या में छोटे या सीमांत किसानों का पाया जाना। बहुत अधिक संख्या में छोटे या सीमांत किसानों का पाया जाना। छोटे या सीमांत किसानों। अब देखिए एमपी के कृषि मॉडल में अब सारी चीज लिख ले जाएंगे। मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन कि एमपी का कृषि मॉडल क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसमें सरकार की प्रयासों पर चर्चा कीजिए। सरकार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एमपी का कृषि मॉडल, एमपी का कृषि मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरक हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, चर्चा कीजिए। ये भी जानते हैं क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एमपी के कृषि मॉडल में सफलता कैसे मिली है? फसलों के विविधीकरण। तो इस नाते हो सकता है डायरेक्ट एमपी का कृषि मॉडल ना पूछा जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कई बार अलग अलग दलों की सरकार है। मान लीजिए बिहार में नीतीश सरकार है जो राजद के साथ उसका गठबंधन है, और एमपी में बीजेपी की सरकार। तो हो सकता है कि डायरेक्ट इस नाम से ना पूछे, लेकिन फसलों के विविधीकरण का क्या महत्व है और बिहार में फसल विविधीकरण से कैसे संभावना है, ये बात पूछी जा सकती। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फसलों का विविधीकरण। फसलों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप क्या है, इसका अर्थ क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का क्या अर्थ है? लाभ इससे क्या है? इसमें चुनौतियां या परेशानियां क्या है? चुनौतियां या समस्याएं क्या आ रही हैं? फसलों का विविधीकरण। देखिए फसलों के विविधीकरण का मतलब है अनेक, देखिए फसलों के विविधीकरण का मतलब क्या है? अनेक फसलों को उगाने के साथ साथ वैकल्पिक कृषि के उपायों को अपना करके खेती करना फसल का विविधीकरण कहलाता है कि नहीं? पूरक क्रियाकलापों को जोड़ करके अनेक प्रकार के फसलों को कृषि भूमि पर उगाने के साथ साथ वैकल्पिक कृषि को संभव बनाना। वैकल्पिक कृषि क्रियाकलापों को संभव बनाकर खेती करना, संभव बनाकर
खेती करना फसल का विविधीकरण कहलाता है। फसल का विविधीकरण कहलाता है। अब इसमें सभी प्रकार की फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, है कि नहीं, कुक्कुट पालन, सारी चीज को महत्व दिया जाता है, सबको इंटीग्रेट करके किया जाता है। अनेक प्रकार के फसलों को कृषि भूमि पर उगाने के साथ साथ वैकल्पिक कृषि क्रियाकलापों को संभव बनाना। अनेक प्रकार के फसलों को कृषि भूमि पर उगाने के साथ साथ वैकल्पिक कृषि क्रियाकलापों को संभव बनाकर खेती करना। जैसे क्या करना है? फसल उगाना, सभी प्रकार के फसल उगाना, सभी प्रकार के फसल उगाना जिसमें खाद्यान्न की फसल, जिसमें नगदी फसल, बागानी फसल और बागवानी फसल। बागवानी जब हम कहते हैं इसका मतलब होता है सब्जी, फल, फूल, और बागानी का मतलब जिसके बागान लगाए जाते, एक जैसे पेड़ पौधे, जैसे सेब के बागान है तो लीची के बागान है तो चाय के बागान है, कॉफी के बागान, इस टाइप की चीजें। और प्लस पशुपालन, प्लस मत्स्य पालन, प्लस कुक्कुट पालन, इन सब को संभव बनाना फसल का विविधीकरण कहलाता है। इन सब को संभव बनाना फसल का विविधीकरण कहलाता है। इन सब को संभव बनाना फसल का विविधीकरण कहलाता है। इन सब को संभव बनाना। अब फसल विविधीकरण से लाभ क्या है? अब फसलों के विविधीकरण से लाभ क्या है और फिर चुनौतियां क्या है? तो लिखिए फसलों के विविधीकरण से लाभ। दूसरा पॉइंट, फसलों के विविधीकरण से लाभ। फसलों के विविधीकरण से लाभ। फसलों के विविधीकरण से क्या? पहली बात तो छोटी भूमि पर अधिक आय करना संभव होता है। छोटी भूमि पर अधिक आय संभव होती है। छोटी भूमि पर अधिक आय प्राप्त करना संभव होता है। अच्छा, जोखिम से बचाव होता। कृषि में आने वाले जोखिम, मान लीजिए कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो कृषि में होने वाले जोखिम से बचाव होता है। कृषि में होने वाले जोखिम से बचाव होता है। जोखिम से बचाव होता है। कृषि में होने वाले जोखिम से बचाव होता है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। आपदाओं से बचा, आपदाओं के प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना संभव होता है। प्राकृतिक आपदाओं की प्रभाव को कम करना संभव होता है। कम करना संभव होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना संभव होता है। संतुलित भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है। संतुलित भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है। सुविधा उपलब्ध होती है।
संतुलित भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है। संतुलित भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है क्योंकि आप अनाज उगाते हैं तो उसके साथ फल फूल सब्जियां भी मिलती हैं, पशुपालन करते हैं दूध दही भी मिलता है, मत्स्य पालन करते हैं तो उसके उत्पाद मिलते हैं। हाँ, मिट्टी की जानते उर्वरता भी बढ़ती है, बहुत गेन होता है इससे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव होता है। अगला लिखिए, मिट्टी संसाधनों का संरक्षण संभव होता है। मिट्टी संसाधनों का संरक्षण संभव होता है। संरक्षण संभव होता है। आप कहेंगे कैसे संभव होता है? भाई एक तो पशुपालन करेंगे, गोबर मिलेगा आपको, पशुपालन से गोबर मिलता है। तिलहन दलहन से, तिलहन दलहन से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। दलहन से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। तिलहन दलहन से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ता है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है। कृषि निर्यात के अवसर बढ़ते हैं। 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 कृषि गतिविधियों में भी विविधता आती है। कृषि की गतिविधियों में विविधता आती है। कृषि की गतिविधियों में विविधता आती है। विविधता आती है। कृषि की गतिविधियों में विविधता आती है। कृषि की गतिविधियों में विविधता आती है। और शुष्क अर्धशुष्क, ये भी पॉइंट लिख लीजिए, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों का सशक्तिकरण होता है। शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि गतिविधि का विस्तार होता है। कृषि गतिविधि का विस्तार होता है। शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि गतिविधि का विस्तार होता है। अब देखिए इसमें चुनौतियां परेशानियां क्या है। अब लिखिए चुनौतियां या परेशानियां क्या है। पहला तो है किसानों का जागरूक नहीं होना। किसानों का जागरूक एवं प्रशिक्षित नहीं होना। प्रशिक्षित नहीं होना। किसानों का जागरूक और प्रशिक्षित नहीं होना। किसान जागरूक नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, जान ही नहीं पाते। सरकार की सहयोग समर्थन की कमी। कई राज्यों में सरकार के सहयोग और समर्थन की भी कमी है। अच्छा, इसके अलावा जो है चूंकि जोखिम होता है, जैसे जहां शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, कभी फसल होती है कभी नहीं होती, तो उसके बदले में पशुओं के लिए भी चारे की कभी व्यवस्था होती कभी नहीं होती है, तो यहां पे भी सहयोग की आवश्यकता होती है। अच्छा, सिंचाई सुविधाओं और पानी की उपलब्धता, क्योंकि फसल के विविधीकरण के लिए भी पानी चाहिए। सिंचाई सुविधाओं और पानी की उपलब्धता की कमी है।
इसके अलावा वित्त की उपलब्धता, हर काम के लिए पैसा चाहिए, आखिर गरीब आदमी कैसे खेती करेगा, कैसे वैकल्पिक कृषि करेगा, कैसे पशुपालन करेगा। वित्त की उपलब्धता, वित्त की उपलब्धता की कमी, वित्त की उपलब्धता की कमी, वित्त की उपलब्धता की कमी हो जाती है। और छोटी एवं सीमांत किसानों तक सुविधाओं को पहुंचाना। अब इसमें भ्रष्टाचार, गैर जवाबदेही और ये सब भी जानते हैं चुनौती बनती है, कई चीजें इसमें भी चुनौती बनती है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख देंगे चुनौतियों के रूप में। लेकिन एक बहुत बेहतरीन सवाल बनता है, देखिए अब इस पे एक बहुत बेहतरीन सवाल बनता है कि क्या भारत में फसलों के विविधीकरण से कृषि क्षेत्र में उच्च विकास का, क्या फसलों का विविधीकरण कृषि क्षेत्र में उच्च विकास का इंजन हो सकता है? क्या फसलों का विविधीकरण, क्वेश्चन आ सकता है, क्या फसलों का विविधीकरण कृषि क्षेत्र में उच्च विकास का, कृषि क्षेत्र में उच्च विकास का इंजन साबित हो सकता है? इंजन साबित हो सकता है? चर्चा कीजिए। क्या फसलों का विविधीकरण कृषि क्षेत्र में उच्च विकास का इंजन साबित हो सकता है? यह क्वेश्चन आ सकता है कि फसलों की विविधीकरण से लाभ क्या है? लाभ क्या है? प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए तथा चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए, तथा चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए, तथा चुनौतियों पर भी चर्चा करिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है उसमें काफी कर लिया। अब इसको जो मोटे अनाज की क्रांति है इसको कल देखेंगे। अब इसको जानते हैं हम लोग कल की क्लास में देखेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में जो लोग शामिल रहे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से हम लोग जानते कल आगे बढ़ेंगे।